नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक बार फिर मैजिकल मैथ्स के इस नए एपिसोड में। दोस्तों, हम लोग आज के वीडियो में बात करेंगे कि क्या होते हैं श्वसन तंत्र और कैसे काम करते हैं। दोस्तों, मानव शरीर में मौजूद कई अंग तंत्रों में श्वसन तंत्र एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। श्वसन तंत्र के माध्यम से ही हम शरीर में हवा को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन का उपयोग कोशिकीय श्वसन में होता है। उसके बाद वहां से निर्मित अपवर्जी पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग बाहर छोड़ देते हैं। दोस्तों, श्वसन जो होते हैं वो मुख्यतः दो प्रकार से होते हैं। एक श्वसन हुआ जो हम लोग बाहर से हवा को ग्रहण करते हैं। एक श्वसन हुआ वहां से जब ऑक्सीजन को छांट के विभिन्न कोशिका तक पहुंचाया जाता है, कोशिका ऑक्सीजन का वहां उपयोग करते हैं। दोस्तों, नॉर्मली रूप से अगर कहा जाता है कि भैया आप सांस में क्या लेते हैं, तो ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि हम लोग सांस में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर शांत दिमाग से सोचा जाए तो ये लगेगा कि हम लोग सांस लेने में पूरे हवा को ग्रहण करते हैं। ऑक्सीजन का काम तो फेफड़ा में पहुंचने के बाद होता है, वहां से ऑक्सीजन छांट के अलग किया जाता है। लेकिन जब हम लोग सांस लेते हैं ना, तो ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, तो सांस लेते हैं तो हवा लेते हैं, और जब छोड़ते हैं तो हवा को छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ नहीं छोड़ते हैं। तो दोस्तों, अब से अगर कभी भी ये बात सवाल पूछा जाए कि सांस में हम लोग क्या ग्रहण करते हैं, तो हवा ग्रहण करते हैं, और सांस में क्या छोड़ते हैं, तो हवा को छोड़ते हैं। दोस्तों, श्वसन तंत्र जो होता है वो मुख्य रूप से 3 अंगों से मिलकर बने होते हैं, जिसमें नाक, श्वास नली और फेफड़ा होते हैं। अब हम लोग एक एक करके श्वसन तंत्र के विभिन्न अंगों के बारे में समझते हैं और कंप्लीट जानकारी लेते हैं कि आखिर श्वसन कैसे होता है। दोस्तों, श्वसन का सबसे प्रमुख अंग फेफड़ा होता है और उसमें पहला अंग होता है नाक। दोस्तों, नाक ही जो है, अच्छा एक और क्वेश्चन आता है, अगर कभी कभी पूछा जाता है कि भैया आप सांस कैसे लेते हैं, तो लोग कहता है नाक से। देखिए, सांस लेने में नाक का अहमियत है, लेकिन सांस खींचने का काम फेफड़ा करता है। तो सांस लेने प्रमुख जो हम लोग सांस लेते हैं फेफड़ा के द्वारा लेते हैं। खाली नाक तो एक छेद के तरह काम करता है ना। तो अगर सांस लिया कैसे जाता है, किसके द्वारा, तो फेफड़ा के द्वारा। फेफड़ा नहीं रहता तो खींचिए ना पाते सांस को। तो सांस लेने में कौन मदद करता है, फेफड़ा। तो बोलेगा सांस कैसे लेते हैं आप लोग, फेफड़ा की मदद से। नाक से सांस नहीं लेते हैं, अब वो तो मुंहों से ले सकते हैं, लेकिन अभी भी इसमें हम लोग अंतर पकड़ेंगे। दोस्तों, सबसे पहला अंग होता है श्वसन तंत्र में नाक। नाक जो होता है हम लोग का देखिए रहे हैं, अब ये प्रमुख 2 छिद्र से बने होते हैं। 2 छिद्र रहते हैं नाक में, जिसको नासिका वेश्म कहते हैं। 2 छिद्र जिसको क्या कहते हैं, नासिका वेश्म। और दोनों छिद्र के बीच में जो दीवार खिंचा हुआ रहता है, यहां से मतलब बिचल का पट्टी जो होता है, उसको हम लोग कहते हैं नासा पट्टिका। तो नाक में 2 छिद्र होते हैं, नासिका वेश्म, और दोनों नासिका वेश्म नासा पट्टिका द्वारा अलग होते हैं। नाक के अंदर की संरचना को अगर देखें तो प्रमुख रूप से नाक के आगे में घ्राण क्षेत्र रहता है। घ्राण क्षेत्र दोस्तों वही हुआ जिसके मदद से हम लोग किसी भी सुगंध या दुर्गंध को सूंघ पाते हैं। सूंघने का क्षमता हम लोग को घ्राण क्षेत्र से ही मिलता है। अगर जानवर सब में देखिएगा, कुत्ता का घ्राण क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। क्षेत्र मतलब एरिया, कुत्ता का घ्राण क्षेत्र बड़ा होता है तो उसमें सूंघने का क्षमता बेसी होता है। हम लोग का घ्राण क्षेत्र थोड़ा सा छोटा होता है तो हम लोग में सूंघने का क्षमता कम होता है। तैयो जो है ना, बाहर तार में अगर ऐसे घूम रहे हैं, किसी का मीट उट बन रहा है, अगर मुर्गा और एकदम गरम मसाला, तो तुरंत सेंट आ जाता है, वो घ्राण क्षेत्र की मदद से आता है। दोस्तों, जब हम लोग हवा को नासिका वेश्म से लेते हैं, वो हवा जो है नासिका वेश्म होते, ये नाक है, नासिका वेश्म होते हुए सीधे श्वास नली में प्रवेश करता है। लेकिन कभी कभी हम लोग मुंह से भी सांस लेते हैं, तो मुंह से भी सांस जो लेते हैं वो भी जाता है सीधे श्वास नली में। देखिए दोस्तों, हम लोग के गला में जो है 2 ठो नली होता है। एक को बोलते हैं श्वास नली, एक को बोलते हैं ग्रास नली। ग्रास नली होता है भोजन को ले जाने के लिए। ये जो ई बगल वाला है, ये है ग्रास नली, और जो ये हल्का हल्का जिसमें डॉटेड लाइन बना हुआ है, वो है आपका श्वास नली। अब यहाँ पे दोनों 2 रहता है पाइप, और दोनों पाइप के ऊपर में, अब दोनों पाइप में चल जाएगा। इसको रोकने के लिए भगवान ने एगो जुगाड़ बनाया, एगो ढक्कन बनाया। उस ढक्कन का नाम है एपिग्लोटिस। क्या नाम है, एपिग्लोटिस। ये जो एपिग्लोटिस होता है, ये हमेशा जो है भोजन वाला को बंद किए रहता है, ग्रास नली को ढक के रहता है। इसलिए हम लोग सांस उस लेते हैं तो सांस सीधे कहाँ चला जाता है, श्वास नली में। जब हम लोग कुछ खाते हैं या निगलते हैं, तब जो है ये ढक्कन खुल के इस पे लग जाता है। एपिग्लोटिस वाला ढक्कन श्वास नली को बंद कर देता है और ग्रास नली खुल जाता है और हम लोग भोजन ले लेते हैं उसमें। अगर कभी कभी क्या होता है दोस्तों, कभी कभी हम लोग
अगर खा रहे हैं, खाने कल में बात कर रहे हैं, तो एकाध गो भात का दाना सब या कुछ और पदार्थ सब श्वास नली में घुसने लगता है। जैसे ही श्वास नली में एक दाना घुसेगा, उधर से जोर जोर से आप लोग सरकिएगा, नाक तक देखे भात निकल जाता है, एकदम बेनुमा होने लगता है मन पूरा। तो अगर एक दाना थोड़ा सा पानी उनी कोनो भी चीज इसमें चल जाएगा तो आदमी सड़क जाता है, कहते हैं सड़क दिया आदमी। कोई चर्चा कर रहा है, किसी के चर्चा करने से कोई सड़कता है? चर्चा करेगा दिल्ली में, सड़क जाएंगे यहाँ, उससे कोई मतलब है? कोई लॉजिक नहीं है। अब दोस्तों होता क्या है इसमें कि हम लोग जब कुछ खाते पीते हैं तो उसका खाद्य पदार्थ या जल एक रत्ती अगर श्वास नली में जाने लगता है ना, यहाँ से फेफड़ा एक बैग मारता है पीछे, अरे निकलो बाहर, यहाँ कहाँ आ रहा है, यहाँ खाली हवा आने का जुगाड़ है, तो यहाँ से निकल जाता है, नाक उक देके निकल जाता है, हम लोग सड़क जाते हैं। ये जो एपिग्लोटिस का ढक्कन होता है वो ज्यादातर हमेशा बंद किए हुए रहता है, ग्रास नली को हम लोग सांस लेते रहते हैं। और जब ये हम लोग खाते हैं तो आप लोग देखिएगा, आप लोग कोनो चीज निकलना और सांस एक साथ नहीं ले पाइएगा, एक साथ नहीं होता है। निकलिएगा तो सांस नहीं ले पाइएगा, सांस लीजिएगा तो निकलिएगा नहीं। दोस्तों हम लोग को कभी जो है मुंह से सांस नहीं लेना चाहिए, नाक से सांस लेना चाहिए। आप बोलिएगा ऐसा क्यों करना चाहिए? दोस्तों देखिए, दोनों है छेद, दोनों देखिए हवा जेबे करेगा अंदर, लेकिन दिक्कत क्या है, नाक का कुछ उपयोग नहीं है जी। नाक में जो जुगाड़ सब भगवान फिट किया है वो हवा को शुद्ध करने में मदद करता है। हम लोग जो बाहर से हवा लेते हैं उसमें धूलकण उलकण सब घूमते रहता है, और उस हवा को शुद्ध करके फेफड़ा के पास भेजिएगा। फेफड़ा के पास अगर गंदा हवा भेज दीजिएगा, फेफड़ा दूषित होगा, अनेक प्रकार का बीमारी होगा। तो वो हवा को शुद्ध करके भेजने के लिए हम लोग के नाक में भगवान क्या दिया है? जुगाड़ दिया है। क्या जुगाड़ दिया है? तो पहला जुगाड़ दिया है, ढेरी बाल सब रहता है नाक में। देखिएगा बहुत आदमी नाक का बाल छटाइयो लेता है, लेकिन नाक का बाल नहीं छटाना चाहिए। नाक में जो बाल होता है वो धूल कण सबको फंसा लेता है, जाली रहता है, छकना जैसे जैसे सांस लेते हैं सब धूलकण सबको जो है बाल सब फंसा के रोक लेता है और हवा को जाने देता है अंदर। सिर्फ यही नहीं, देखिए फेफड़ा कहता है भैया हमको शुद्ध हवा दीजिएगा, हवा धूल उल ना होना चाहिए, हवा में हवा थोड़ा सा गर्म होना चाहिए फेफड़ा के अनुकूल, और हवा जो है नमी युक्त होना चाहिए, थोड़ा सा उसमें पानी का मात्रा होना चाहिए। तो नाक हवा को शुद्ध करने के लिए तीन प्रमुख काम करता है। फेफड़ा को जो हवा चाहिए ना, फेफड़ा कहता है भैया हमको हवा दीजिएगा, बिना धूल उल वाला हवा, साफ हवा चाहिए, थोड़ा सा गर्म हवा चाहिए और थोड़ा सा नमी युक्त हवा चाहिए। तो जो बाल सब है वो धूल को रोक लेता है, नाक का बाल सब, और वहां एपिथेलियम का जो चमड़ी होता है पतला वाला, उसमें बहुत सारे रक्त कोशिकाएं सब रहती है। वो क्या करता है, जो सांस लेते हैं हम लोग, हवा को थोड़ा सा गर्म कर देता है, गर्म हो गया हवा, और वहां म्यूकस निकलते रहता है, ठीक, जो नेटा कहते हैं हम लोग, सुरख के फेंकते हैं, तो वो जो नेटा सब रहता है वहां नेटा, वो क्या करता है, हवा को थोड़ा नमी युक्त बना देता है। तो इससे हवा जो है धूलकण से भी मुक्त हो जाता है, थोड़ा सा गर्म भी हो जाता है, और हवा जो है नमी युक्त भी हो जाता है, और हम लोग के फेफड़ा को स्वच्छ हवा मिलता है। दोस्तों तो घ्राण क्षेत्र सूंघने के लिए, बाल रहता है नाक में जो है धूलकण को रोकने के लिए, रक्त झिल्ली सब होता है हवा को गर्म करने के लिए, तो म्यूकस सब होता है हवा को नमी युक्त बनाने के लिए। वो जो बाल सब धूलकण सबको रोकता है, तो हम लोग सर्दी उर्दी होता है तो धूलकण सब सीधे नाक से सुरख के बाहर फेंक देते हैं, शुद्ध हवा। तो बोलिएगा फेफड़ा को कौन सा हवा चाहिए? फेफड़ा को थोड़ा सा गर्म हवा चाहिए, धूलकण सब वाला हवा नहीं चाहिए, और फेफड़ा को नमी युक्त हवा चाहिए। दोस्तों हवा जो है इसमें प्रवेश करने के बाद, दोस्तों वायु जो है नासिका वेश में प्रवेश करने के बाद, या फिर मुंह से तो नहीं ये लेना चाहिए सांस, ये दोनों देखिए हवा सीधे पहुंच जाता है श्वास नली में। हम लोग का श्वास नली जो है वो 10 से 16 सेंटीमीटर तक लंबा होता है, वो अलग अलग उम्र के हिसाब से 10 लगभग 16 सेंटीमीटर तक जो है वो लंबा होता है। और ये बीच में जो चौड़ाई देखिएगा ना, गोलाई, ये 21 से 27 मिलीमीटर तक, सेंटीमीटर में मिलीमीटर तक गोलाई होता है उसका चौड़ाई भीतर का, जिससे कि हवा जाता है। अब क्या होता है, इसमें जो है ढेरी सारा उपास्थि बना होता है। देखिए अस्थि के दोस्त को कहते हैं उपास्थि। अब ये देखिए ऐसा वलयाकार, ऐसे गोल 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 लगा रहता है। अब देखिए दोस्तों ये जो है हर एक कुछ कुछ दूर पर लगा रहता है, 20 mm 30 mm पर ऐसा गोल गोल सा उपास्थि बना रहता है। ये कौन चीज? तो देखिए अर्धवलयाकार जो होते हैं उपास्थि, वो पाइप को गोल रखने में मदद करता है। अगर ये चारों बगल से ऐसे न रहेगा ना तो पाइप सब सट जाएगा, कभी कभी सांस लेने में। अब पाइप सब अगर सट जाएगा तो सांसें रुक जाएगा, सांस रुक जाएगा तो सीधे टिकट कट जाएगा ऊपर का। तो सांस न रुके और हम लोग का पाइप सट न जाए, पिचक न जाए, जैसे
पाइप सब पिचक जाता है, तो पिचक न जाए उसके लिए वलियाकार, तब वो उतना टाइट नहीं रहता है, पिचकता है लेकिन सटने नहीं देता है। अब देखिए कभी कभी हम लोग का गला उला में कुछ फंस जाता है, खखस खखस के उसको बाहर फेंकते हैं, तो खखसते जब है ना तो अर्धवलियाकार जो उपास्थि सब होता है वो सिकुड़ता है। अब देखिएगा जब मोटर चलाएगा उसका मुंह पर आप चौंपिएगा यानी पाइप को पतला कीजिएगा, पानी सब तेजी से निकलता है। उसी तरह जब ये अर्धवलियाकार सब चिपक हल्का सा सिकुड़ता है ना तो अंदर का चीज को तेजी से फेफड़ा बाहर फेंकता है, वही खखस खखस के खेखार सब बलगम सब जो हम लोग फेंकते हैं। तो अगर वो चौड़ाई कम होता है उसका तो तेजी से बाहर फेंकता है, तो वो रहता है एकदम संतुलन बनाए रखने के लिए अर्धवलियाकार बहुत सारा उपास्थि बना रहता है ताकि पाइप गोल रहे, सांस जाने में कोई दिक्कत नहीं हो। दोस्तों ये श्वास नली आगे चल के वक्ष गुहा में पहुंचती है जहां हम फेफड़ा का बात करेंगे। दोस्तों फेफड़ा जो होता है मानव में दो गो होता है, दो गो फेफड़ा में दाया बगल एगो बाया बगल वक्ष गुहा में रहता है, मतलब छाती में। अब जो होता है दायां फेफड़ा देखिएगा तो बायां फेफड़ा से 1 इंची छोटा होता है, लेकिन दायां वाला फेफड़ा चौड़ा बेसी होता है, बायां वाला फेफड़ा चौड़ा कम होता है। क्यों? क्योंकि बायां बगल थोड़ा दिल भी न झुका हुआ है, तो इससे क्या होता है उसका फेफड़ा थोड़ा सा ज्यादा सिकुड़ा हुआ होता है, लेकिन दोनों लगभग लगभग सेम होते हैं, थोड़ा थोड़ा सा अंतर होता है। अब ये दोनों बगल फेफड़ा है, अब फेफड़ा के चारों बगल जो है ना एगो झिल्ली रहता है जिसको कहते हैं फुफ्फुस झिल्ली। क्या कहते हैं? फुफ्फुस झिल्ली। अब ये जो फुफ्फुस झिल्ली है लाल वाला जो देख रहे हैं ये फेफड़ा को घेरे हुए रहता है, इसके बीच में हल्का हल्का गिरीश जैसा एकदम द्रव म्यूकस जैसा द्रव भरा रहता है। ये क्या करता है जब देखिए सांस लेंगे तो फूलेगा सटकेगा फेफड़ा, तो घर्षण होगा, तो घर्षण से बचाने के लिए ये झिल्ली और इसके बीच में जो द्रव रहता है वो मदद करता है। दोस्तों फेफड़ा को नीचे से डायफ्राम सपोर्ट दिए रहता है, एकदम टन ले रहता है। डायफ्राम जो होता है वो फेफड़ा को नीचे से सपोर्ट दे ले रहता है, यानी उदर गुहा यानी पेट और वक्ष गुहा यानी छाती दोनों के बीच में ये मांस का टुकड़ा रहता है इतना बड़का, उसको बोलते हैं डायफ्राम। क्या होता है जब हम लोग सांस लेते हैं इसमें हवा घुसता है तो फेफड़ा फूलता है, डायफ्राम नीचे चला जाता है। तो देखिएगा सांस लीजिएगा पेट भी फूल जाएगा क्योंकि डायफ्राम नीचे चला जाता है, डायफ्राम नीचे जाएगा फेफड़ा फैलेगा, और जब फिर सांस छोड़ेंगे फेफड़ा खाली होगा, डायफ्राम ऊपर जाता है। तो मेन सांस लेने छोड़ने में डायफ्राम ही मदद करता है। डायफ्राम नीचे हवा भर गया, डायफ्राम ऊपर हवा निकल गया, नीचे ऊपर हवा भरा निकला, तो यही सांस लेने में मदद करता है। तो आप लोग देखिएगा कि जैसे जब हम लोग सांस लेते हैं तो पेट भी फूलता सटता है क्योंकि डायफ्राम नीचे जाता है और ऊपर जाता है। दोस्तों अब हम लोग देखते हैं ये जो श्वास नली है ये ऊपर से जब आता है तो 2 भाग में बट जाता है। इस श्वास नली 2 भाग में बट गया ना गाछ के टहनी के तरह, और 2 भाग में जो बट गया दोनों को बोलते हैं श्वसनी। क्या कहते हैं? श्वसनी। श्वसनी जब आगे जाके ढेरी टुकड़ा हो जाता है, ढेरी पाइप बन गया पतला पतला, उसको बोले श्वसनिकाएं। क्या बोले? श्वसनिकाएं। तो आया श्वास नली 2 भाग में बटा श्वसनी, एगो श्वसनी घुस गया बायां फेफड़ा में, एगो श्वसनी घुस गया दायां फेफड़ा में। अब श्वसनी सब ढेरी टुकड़ा टुकड़ा शाखा सब में बट गया, उसको बोले श्वसनिकाएं। और फाइनली बहुत पतला होके लास्ट में ये लोग छोटका फुकना के तरह गोल 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 लास्ट में बन जाता है, इसको बोलते हैं वायु कोश। क्या बोलते हैं? वायु कोश, एयर सेल। अब वायु कोश जो होता है वो क्या करता है, वायु कोश में ही हवा जाके जमा रहता है। अब देखिएगा यहां से हवा हम लोग लिए, यहां से हवा लिए तो यहां घुसा, तो इधर आधा हवा घुसा, आधा हवा इधर घुसा। अब इसमें घुसने के बाद सीधे हवा जाके कहां जमा हो गया? वायु कोश में। अब वायु कोश में हवा जमा हो गया, वायु कोश के चारों बगल फुफ्फुस धमनी सब होता है, वो बहुत पतला पतला में एकदम फैला हुआ रहता है। दोस्तों याद है पिछले वीडियो में हमने कहा था कि हृदय जो है खून को शुद्ध करने के लिए यानी ऑक्सीजन लेने के लिए फुफ्फुस धमनी देके भेजता है कहां? फेफड़ा के पास। तो वही हृदय से जो फुफ्फुस धमनी आया है वही रही लाल लाल जो डॉट डॉट बना है वही सटा हुआ रहता है, वायु कोश से बिल्कुल चिपका हुआ है। जैसे ऑक्सीजन आया तो विसरण विधि से ऑक्सीजन सब तो अपना ले लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड उसको दे देता है। तो ऑक्सीजन सब तो ले लिया वायु कोश से, कौन? रक्त। रक्त चला गया अपना फिर हृदय के पास और ये दे दिया था इसको क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जमा हो गया, अब इसको फिर वापस यही देके हम लोग छोड़ देते हैं। दोस्तों फेफड़ा हम लोग में 2 होता है, वक्ष गुहा में स्थित होता है। फेफड़ा का वजन, एक गो फेफड़ा का वजन 400 से 450 ग्राम, आधा किलो के आसपास होता है। दोनों फेफड़ा मिला दीजिएगा तो 1 किलो। फेफड़ा का रंग मटियाला मटमैला टाइप का होता है, और जो होता है कि फेफड़ा में
फुफ्फुस झिल्ली चारों बगल से होता है, बतेबे के फुफ्फुस झिल्ली और फेफड़ा के बीच में द्रव भरा रहता है जो कि घर्षण से बचाता है हम लोग को। दोस्तों कभी कभी झिल्ली में अगर प्रॉब्लम हो जाएगा ना फेफड़ा वाला, तो फेफड़ा वाला झिल्ली में प्रॉब्लम हो जाने से बीमारी हो जाता है। वो कौन सा बीमारी होता है? क्षय रोग कहते हैं, तपेदक कहते हैं, और उसको एक रोग कहते हैं टीबी, ट्यूबरकुलोसिस जो होता है वो भी इसी के कारण होता है। दोस्तों जब हम लोग सांस लेते हैं इसको बोलते हैं उच्छ्वास। उच्छ्वास, सांस लेते हैं उच्छ्वास, जब सांस छोड़ते हैं प्रश्वास। क्या बोलते हैं? प्रश्वास। सांस लेना उच्छ्वास, सांस छोड़ना प्रश्वास, दोनों को मिला दीजिएगा उच्छ्वास। क्या बोलते हैं दोनों को मिला के? उच्छ्वास। अब देखिए दोस्तों, जब हम लोग सांस लेते हैं ना तो सांस का गति जो होता है नॉर्मल, अगर आप रहिएगा 18 साल से ऊपर 20-21 साल का, तो 16 से 20 बार 1 मिनट में सांस लीजिएगा। 1 मिनट में स्वस्थ आदमी जो है 16 से 20 बार सांस लेता है। बच्चा सब थोड़ा सा बेसी 30-35 बार लेता है 1 मिनट में सांस। अब लेकिन अगर आप बीमार हैं, कोनो प्रकार का बीमारी है, तो सांस गति आपका बढ़ जाएगा। जैसे कौन सा बीमारी? निमोनिया हो गया, सांस बढ़ जाएगा। और पीलिया हो गया, वही जो होता है जॉन्डिस, वो हो गया, उससे भी सांस आपका गति बढ़ जाएगा। दम्मा हो गया, हपसिएगा, और उससे हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, उसमें भी सांस गति बढ़ेगा। लेकिन कुछ कुछ कारणों में सांस गति कम भी हो जाता है। अधिक नशा करने पर सांस गति आपका कम हो जाएगा, सांस लेने में दिक्कत होगा। और अगर आपको टाइफाइड हो जाता है, उसमें भी सांस का गति थोड़ा सा कम हो जाता है। अब दोस्तों हम लोग एक बार कंप्लीट समझते हैं कि कैसे हम लोग श्वास लेते हैं और श्वसन क्रिया कैसे संपन्न होती है। दोस्तों वायुमंडल में मौजूद जो हवा है उसमें बहुत सारे चीज मिले हुए रहते हैं। हम लोग नाक देके वो हवा को लेते हैं, वो हवा में धूलकण भी रहता है, और ये सब तो बाल सब नाक का जो है धूलकण को रोक लेता है, और जो म्यूकस होता है नमी युक्त कर देता है, और रक्त का झिल्ली सब उसको गर्म कर देता है। अब फ्रेश हवा जो हो गया, टमाटर हवा, वो फ्रेश हवा सीधे प्रवेश कर गया श्वास नली में। श्वास नली से आगे बढ़ते हुए यहाँ देखिए हम लोग 2 भाग में बट गया श्वसनी में। आधा हवा इस श्वसनी में घुसा, आधा हवा इस श्वसनी में घुसा। अब श्वसनी से आगे हवा जो है श्वसनिकाय में घुसा, किसमें घुसा? श्वसनिकाय में, और फाइनली जाके वायु कोष सब में जमा हो गया। छोटा छोटा बैलून जो होता है वायु कोष में हवा जमा हो गया, यो वायु कोष में हवा जाके जमा हो गया। अब इधर से दिल जो है खून को भेजा कि ले जाओ, ऑक्सीजन आ गया, वहां से लेके आओ, तो हाँ खून सब आया, फुफ्फुस धमनी देके खून सब यहाँ पहुंच गया। और जैसे इसमें वायु कोष में सटा रहता है, बोला अरे भैया ऑक्सीजन लाए? बोला हाँ लाए हैं, ले जाओ। ऑक्सीजन उससे ले लिया, बोला कि तुम अपना कार्बन डाइऑक्साइड दो, हम ले बाहर छोड़ देंगे। तो खून अपना कार्बन डाइऑक्साइड उसको दे दिया, उससे ऑक्सीजन लेके खून अपना चला गया, और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ बच गया। अब यहाँ से देखिए आया तो था ढेरी चीज ना हवा के साथ, नाइट्रोजन नाइट्रोजन बहुत सारा चीज, तो सब यही रुका हुआ था। खाली ऑक्सीजन खून को दे दिया, ऑक्सीजन लेके खून चला गया, और खून जो कार्बन डाइऑक्साइड दिया वो हवा के साथ मिला के टोटल हवा को साथ वापस इसी देके, इसी रास्ता देके, नाक देके हम लोग छोड़ देते हैं। जब लिए तो उच्छ्वास हुआ, जब छोड़े तो प्रश्वास हुआ। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग कंप्लीट समझ चुके होंगे श्वसन की क्रिया कैसे होती है। आगे इसी तरह बने रहे, और अंग तंत्रों पर वीडियो लेके मैं आपके सामने आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।